नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे पाश्चात्य काव्य शास्त्र के अंतर्गत विचारक और चिंतक अरस्तु के बारे में। तो आइए जानते हैं इनके जन्म और शिक्षा की बात करें तो अरस्तु का जन्म 384 ईसा पूर्व में कहाँ पर हुआ? ग्रीस के सेटगिरा में हुआ। उन्होंने एथेंस में प्लेटो की अकादमी में लगभग 20 साल बिताए, जहां उन्होंने गहन ज्ञान प्राप्त किया और बाद में अपने स्वयं के विचार विकसित किए। प्लेटो के यहाँ वो रहे क्योंकि प्लेटो को उन्होंने अपना गुरु स्वीकार किया। गुरु और शिष्य की बात करें तो वह महान दार्शनिक प्लेटो के शिष्य थे और उन्होंने मैसेडोनिया के राजा सिकंदर महान को पढ़ाया, जिससे उन्हें प्रथम शिक्षक के रूप में माना जाता है। यानी अगर देखें अरस्तु के गुरु कौन है? प्लेटो, और उनके प्रसिद्ध शिष्य कौन है? सिकंदर महान। व्यापक ज्ञान की अगर बात करें तो अरस्तु ने प्राकृतिक विज्ञान, दर्शन, भाषा विज्ञान, अर्थशास्त्र, राजनीति, मनोविज्ञान, सौंदर्य शास्त्र और कला जैसे विषयों पर लिखा। उनके कार्यों की संख्या अगर देखें तो लगभग 400 बताई जाती है। इसके साथ साथ लाइसियम की स्थापना उन्होंने की। एथेंस से लौटने के बाद उन्होंने लाइसियम नामक अपना स्कूल स्थापित किया, जो दुनिया के पहले महान पुस्तकालयों में से एक बन गया और अरस्तुवादी परंपरा की शुरुआत यहीं से हुई। अरस्तु के ग्रंथों की संख्या की अगर बात करें तो जैसा कि हमने जाना कि 400 के आसपास बताई जाती है। अपने काव्य शास्त्र संबंधी जो इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है वो कौन सा है? पेरिपोएटिकेस इनका सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसमें अरस्तु ने काव्य के मौलिक सिद्धांतों का विवेचन किया है। 50 पृष्ठों का यह ग्रंथ छोटे छोटे 26 अध्यायों में बटा हुआ है। इस ग्रंथ की रचना का अनुमान 330 ईसा पूर्व के आसपास लगाया जाता है। अरस्तु की पेरिपोएटिकेस जो काव्य शास्त्र पर आधारित रचना है, इसके 26 अध्यायों में जो विषय है उनको अगर हम देखें तो 1 से 5 जो अध्याय है उसमें त्रासदी, महाकाव्य, प्रहसन माध्यम और विवेचन, विषय और पद्धति के भेदों का वर्णन किया गया है। 6 से 19 के जो अध्याय हैं उसमें मुख्य भाग जिसमें त्रासदी का विस्तार पूर्वक वर्णन है। अध्याय 20 में पद आदि का व्याकरणिक रूप देखने को मिलता है। 21 और 22 में लक्षणा और पदावली का विवेचन किया गया है। 23 और 24 की बात करें अध्याय में तो इसमें महाकाव्य का निरूपण किया गया है। अध्याय 25 में विद्वानों के द्वारा काव्य के विरोधों पर अरस्तु के मतों को शामिल किया गया है। 26 जो अध्याय है उसमें त्रासदी और महाकाव्य की तुलना की गई है। अरस्तु के द्वारा लिखित पेरिपोएटिकेस काव्य शास्त्र में अध्याय 12 और 20 को बाद में जोड़ा गया। अरस्तु की रचना पेरिपोएटिकेस को 2 आधारों पर बांटा जा सकता है। जो पहला आधार है वो क्या है कि यूनान के काव्य स्वरूप की स्पष्टता तथा वस्तुगत विश्लेषण इसमें किया गया है। दूसरा इसमें अगर देखें तो प्लेटो के आक्षेपों का विरोध और उसका निवारण भी इनमें किया गया है। तो यहाँ पर देखें तो मुख्य रूप से इसको 2 आधारों पर बांटा जा सकता है। पहला आधार क्या है कि यूनान में जो काव्य का स्वरूप था उसकी स्पष्टता और उसकी जो वस्तुगत विशेषता है उसको शामिल किया गया। दूसरे जो प्लेटो के आक्षेप थे उनका विरोध और विरोध के साथ साथ उसका निवारण भी यहाँ पर किया गया है। यूनानी भाषा में लिखी पेरिपोएटिकेस का अंग्रेजी में विंस्टेनली ने ऑन पोएटिक्स नाम से 1780 में अनुवाद किया। तो ये क्या है? विंस्टेनली ऑन पोएटिक्स नाम से उन्होंने अनुवाद किया है इस विद्वान ने। किसका? क्योंकि जो पेरिपोएटिकेस है किस भाषा में है आप जरूर ध्यान में रखें, ये यूनानी भाषा में है। अंग्रेजी में जो इसका अनुवाद किया था वो विंस्टेनली ने किया था। अरस्तु प्रकृति के 6 अर्थ मानते हैं। पहला गति का कारण, दूसरा तत्व, तीसरा घटक, चौथा विषय अथवा वस्तु, पांचवा आकृति अथवा स्वरूप और छठा क्या है? विकास प्रक्रिया। ये 6 अर्थ उन्होंने प्रकृति के माने हैं। टेक्नेस रिटोरिकेस नामक अपने भाषा शास्त्र के ग्रंथ में अरस्तु ने भाषा संबंधी विभिन्न प्रश्नों पर विचार किया है। तो ये आप जरूर ध्यान में रखें कि भाषा शास्त्र से संबंधित उनका ग्रंथ कौन सा है? टेक्नेस रिटोरिकेस। अरस्तु की कृति वसीयतनामा को दास प्रथा से मुक्ति का घोषणा पत्र माना जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये पॉइंट है, आप जरूर इसको ध्यान में रखें।
पहली बार कला और ललित कला के भेद को स्पष्ट करने का श्रेय किसको जाता है? अरस्तू को जाता है। किस में भेद को स्पष्ट किया? कला और ललित कला को। इन्होंने ललित कला को एक स्वायत्त कला के रूप में घोषित किया है, यानी एक स्वतंत्र कला है ललित कला अपने आप में। कवि व्यक्तित्व को ध्यान में रखकर अरस्तु काव्य के दो प्रकार का मानते हैं। काव्य को अरस्तु कवि के भीतर की गंभीरता और उदारता को वीर काव्य से जोड़ते हैं और दूसरी तरफ कवि के शुद्र और विनोदी भाव को व्यंग्य काव्य से जोड़ते हैं। तो काव्य के दो प्रकार कौन से हैं? एक वीर काव्य और दूसरा कौन सा है? व्यंग्य काव्य। उदात्त मानव चरित्र को इन्होंने महाकाव्य के भीतर महत्व दिया है। महाकाव्य को लेकर अरस्तु ने कोई मुख्य परिभाषा नहीं दी। ट्रेजेडी पर बात करते हुए महाकाव्य पर भी इन्होंने विचार किया है। ज्ञान को परिभाषित करते हुए अरस्तु क्या लिखते हैं कि ज्ञान की सभी शाखाओं में अबाध गति है। ज्ञान की जो भी शाखाएं हैं उनमें क्या है? अबाध गति है, यानी उनमें गति है जो कभी रुकती नहीं है। ये किसको परिभाषित किया है? ज्ञान को, कि ज्ञान एक ऐसी प्रवृत्ति है ज्ञान की कि उसमें कभी बाधा नहीं आती है, वो कभी रुकती नहीं है, और वो ज्ञान की सभी शाखाओं में ऐसा है। तो उम्मीद करती हूँ कि प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें।